Hare Krishna and a very good morning dear students. Students, in the previous class I explained the 5th chapter of English 1, A Tree. Okay, this is a poem. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना. इस पोएम में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो सबसे पहले दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय गार्नेट एंगल. ये एक पोएट है जिन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है. ओके, उसके बाद इस पोएम में क्या था कि एक बच्चा है जो ट्री के लिए कुछ बोलता है. उसकी फीलिंग जो है वो ट्री के लिए को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, ट्री के लिए जो उसकी फीलिंग है वो उनको एक्सप्रेस कर रहा है इस पोएम में. तो वो बोलता है कि आप ट्री कितने बड़े और कितने फर्म हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग ट्री हो, आप इतने पुराने हो, और उसके बाद भी आप इतने पुराने हो कि भी इतने पुराने नहीं दिखते हो, और आप तो कितने सारे बच्चों को जानते होगे क्योंकि आपकी शेड में आके वो बच्चे खेले, आपकी शेड में आके वो बच्चे सोए, है ना. और था कि इसमें कि कई सारी बर्ड्स ने आपकी ब्रांचेस में अपने नेस्ट बनाए और आपने उनके बच्चों को बहुत प्यार से रखा. और उसके बाद ये था कि वो बच्चा एंड में बोलता है कि जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं फिर वापस आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन मैं तो बड़ा हो जाऊँगा और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, बट आप वैसे के वैसे ही रहोगे. ठीक है ना. ये इस पोएम में ये समझा था हमने. ठीक है, तो आज मैं आपको इसके बैक एक्सरसाइज बता रही हूँ. ओके, फर्स्ट वन इज वर्ड मीनिंग. ओके, स्टाउट. स्टाउट का मीनिंग होता है थिक एंड फर्म. थिक मीन्स होता है मोटा, एंड फर्म मीन्स होता है काफी मजबूती से खड़ा हुआ, फर्म. ओके, सो स्टाउट का मीनिंग होता है थिक एंड फर्म. बेनेथ मीन्स अंडर, नीचे. ठीक है, बेनेथ द ट्रीज हमने पढ़ा था ना, तो बेनेथ मीन्स होता है नीचे. ब्रेस एनिमल्स किड्स, एनिमल्स के बच्चों को बोलते हैं ब्रेस. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू इट्स MCQs. The first MCQ is tick the correct option. Tick the correct option. The first MCQ is the tree has lived for. इस पोएम में हमने पढ़ा था कि ट्री को लगे हुए कितने साल हो गए. वो बच्चा क्या बोलता है कि आपको कब से आप लगे हुए हो. 10 years, 50 years, 100 years और मोर. क्या बोलता है वो बच्चा कि उस ट्री को लगे हुए 100 years और मोर हो गए. यही बोलता है ना पोएम में. ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सी वाला. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज द ट्री वॉज वेरी. ट्री कैसा था? यंग, ओल्ड और वीक. कैसा था ट्री? ओल्ड ट्री था ना. तो सही आंसर क्या है इसका? बी, ओल्ड. ठीक है. थर्ड MCQ है ट्री इज यूजफुल टू. ट्री यूजफुल है किसके लिए? चिल्ड्रन, बच्चों के लिए. बर्ड्स मीन्स चिड़िया के लिए, या बोथ ए एंड बी, दोनों के लिए यूजफुल है. दोनों के लिए यूजफुल है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी. तो हम सी पर टिक करेंगे. ओके, वी विल सी इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज टू हुम इज द चाइल्ड टॉकिंग. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि बच्चा किससे बात कर रहा है. इसका आंसर क्या है? आपको आंसर शीट में से आंसर बता रही हूँ. द चाइल्ड इज टॉकिंग टू बिग ट्री. बच्चा किससे बात कर रहा है? वो एक बिग ट्री से बात कर रहा है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द ट्री. ट्री कितना ओल्ड है, कितना पुराना है ट्री. इसका आंसर है द ट्री इज अबाउट 100 years ओल्ड और मोर. ट्री जो है वो 100 years या उससे भी ज्यादा पुराना है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द चाइल्ड थिंक दैट द ट्री लव्स चिल्ड्रन. बच्चा क्यों सोचता है कि ट्री है वो बच्चा जो है वो क्यों सोचता है कि जो ट्री है वो बच्चों को प्यार करता है. तो इसका आंसर क्या है? द चाइल्ड, third answer is the child thinks that the tree loves children because it tells them many secrets and gives them its shade. बच्चा ऐसा इसलिए सोचता है कि ट्री जो है वो बच्चों को प्यार करता है. ऐसा इसलिए सोचता है वो बिकॉज क्योंकि वो ट्री जब प्यार करता है तो इसलिए वो अपने सारे सीक्रेट उन बच्चों को बता देता है और अपनी छाया उन बच्चों को देता है खेलने के लिए या बैठने के लिए. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ इज द ट्री यूजफुल टू बर्ड्स. बर्ड्स के लिए ट्री कैसे यूजफुल है? तो बर्ड्स क्या करती है ट्री में? अपना घोंसला बनाती है. ये हमने पोएम में पढ़ा था ना. तो इसका आंसर क्या है? बर्ड्स यूज द ट्री टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स के लिए ट्री कैसे यूजफुल है? बिकॉज बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इनटू द branches of the trees. Birds use the tree to build their nests. In this way, the tree is useful to birds. Okay. Next, I am telling you its grammar workshop.
सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ ग्रामर वर्कशॉप इज टॉकिंग अबाउट एज. ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं. टू टॉक अबाउट अ पर्सनस एज वी यूज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस हाईलाइटेड इन द गिवन सेंटेंसेस. ठीक है, कभी भी हमको किसी भी पर्सन की एज बतानी होती है तो हम किस तरह से, जैसे हमको अगर बोलना है इंग्लिश में कि हम किस तरह से बताएं कि आपकी एज क्या है, तो उसको हम किस तरह से बोलते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, और जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, जो हाईलाइटेड कलर्ड जो वर्ड्स दिख रहे हैं उस तरह से एक्सप्रेशन है, उनको एक्सप्रेशन बोला गया है कि ये वर्ड्स का हम यूज करते हैं इफ वी आर टेलिंग समवंस टू हिज और हर एज. ओके, द फर्स्ट वन इज एट द एज ऑफ 5 ही वेंट मिसिंग. इसका मीनिंग हुआ कि 5 साल की एज में वो खो गया था. ठीक है, अब देखिए उसकी एज को बताने के लिए हमने क्या कैसे बताया, एट द एज ऑफ 5 ईयर्स की जब इसकी एज थी तब वो खो गया था. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. आई एम 10 ईयर्स ओल्ड. अब यहाँ पर हमने एज बताने के लिए कैसा एक्सप्रेशन यूज किया है, आई एम, मैं हूँ 10 ईयर्स ओल्ड. कितने साल का हूँ, 10 ईयर्स ओल्ड हूँ. ठीक है, थर्ड है ही इज 19. या आपको किसी की एज बतानी हो तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ही इज 19 और ही इज 19 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कभी भी किसी की भी एज बतानी हो ना, तो जैसे हमको अब पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है एट द एज ऑफ 5 ही वेंट मिसिंग, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ही इज 19. तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके थ्रू हम किसी की भी एज बताते हैं. ठीक है, द प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एज. प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है जब हम किसी भी के भी एज के को बताते हैं, तो उसमें कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एट द एज ऑफ 20. ठीक है, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि उसकी एज, हम कैसा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट द एज ऑफ 20 ही वेंट टू इंग्लैंड. जैसे इसके आगे अगर हम आपको ऐड करना हो कि ही वेंट टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 20. ठीक है, तो हम क्या प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन. सेकंड देखिए एट 15. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये राइट का यहाँ पर साइन लगा हुआ है, मतलब अगर हम एट लगा रहे हैं प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं तो ये सही है. उसके बाद अगर हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे ही वेंट टू इंग्लैंड इन द एज ऑफ 20 या ऑन द एज ऑफ 20. इन या ऑन कभी भी एज के साथ में नहीं यूज करते हैं. इन और ऑन भी प्रीपोजिशन है, बट वी डोंट use these prepositions with the when we express the age of any person. Okay, यहाँ पर भी देखिए in और on 15. तो in और on prepositions का यूज कभी भी एज को बताने के लिए नहीं किया जाता है. ठीक है, ये दोनों रॉन्ग है. ठीक है, नेक्स्ट इज एज एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट समवन्स एज इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर. एज एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो भी हमने प्रीवियस पेज पर एज एक्सप्रेशंस पढ़े, उनका यूज किया जाता है पास्ट में एज बताने के लिए, कि जब हम बता रहे हो कि उस पर्सन की एज इतनी थी तो ये पास्ट में होगी. प्रेजेंट में बताने के लिए कि उस पर्सन की एज इतनी है, ये प्रेजेंट हुआ. और फ्यूचर में कि उस पर्सन की एज 2 साल बाद इतनी हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से एज बताने के लिए हम एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं. ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. पास्ट, जैसे जब हमको किसी भी पर्सन की एज बतानी है पास्ट में कि वो पहले इतने साल का था या जो भी है, इस तरह से बताना है, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए ही जॉइंड आर्मी एट द एज ऑफ 18. इसका मीनिंग क्या हुआ, ही जॉइंड आर्मी, उसने आर्मी ज्वाइन करी थी एट द एज ऑफ 18. जब वो 18 ईयर्स का था तब उसने आर्मी ज्वाइन करी थी. तो ये देखिए पास्ट में हो गया ना सेंटेंस, है ना. अब प्रेजेंट में अगर हम उसकी एज बता रहे तो कैसे हम लिखेंगे सेंटेंस को, या बोलेंगे नितिश जॉइन्स स्कूल एट द एज ऑफ 4. इसका मीनिंग क्या हुआ, नितिश स्कूल को ज्वाइन करता है एट द एज ऑफ 4 ईयर्स की एज में उसने स्कूल को ज्वाइन किया है. ठीक है, ये प्रेजेंट में उसने ये करा है, तो हम हमने इसमें भी यही एक्सप्रेशन का यूज किया एट द एज ऑफ 4. ठीक है, सिर्फ वर्ब का डिफरेंस आ जाता है इसमें वर्ब का देखिए, इसमें पास्ट टेंस की वर्ब है एंड इसमें प्रेजेंट टेंस की वर्ब है. ठीक है ना. उसके बाद फ्यूचर टेंस, जब अगर हम उसकी एज को फ्यूचर में हमको बताना है कि उसकी एज इतने साल बाद इतनी हो जाएगी, ये फ्यूचर का हुआ ना, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हिज चाइल्ड विल जॉइन. देखिए फ्यूचर में करने के लिए हम विल और शैल लगाते हैं ना, विल जॉइन स्कूल एट द एज ऑफ 5. इसका मीनिंग हुआ कि उनका बच्चा
स्कूल ज्वाइन करेगा एट द एज ऑफ 5, जब वो 5 ईयर्स का हो जाएगा, जब वो स्कूल ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में बताने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन का यूज किया। ठीक है, अब फिर से पास्ट में बताने के लिए और भी तरह से हम उसको बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? करुणा वॉज 11 in 2011। करुणा 11 ईयर्स की थी, या ईयर्स ओल्ड भी लिख सकते हैं। करुणा वॉज 11 ईयर्स ओल्ड इन 2011। 2011 में करुणा 11 ईयर्स की थी। वॉज पास्ट टेंस हुआ ना ये। प्रेजेंट टेंस में अगर हमको बोलना है तो करुणा इज 16 ईयर्स ओल्ड नाउ। करुणा अभी 16 ईयर्स की है, ये प्रेजेंट टेंस हुआ है ना। फ्यूचर टेंस में कैसे बोलेंगे? करुणा विल बी 17 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर करुणा 17 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको जैसे कभी भी एज लिखना है या बोलना है तो हम इन एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट में एज बताने के लिए। ओके, इसका एक एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हम करेंगे। यूज करेक्ट एज एक्सप्रेशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द एज यू शुड टॉक अबाउट इज गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, जैसे हमने एज एक्सप्रेशंस यहाँ पर पढ़े ना, ये अभी ये कलर्ड वर्ड्स में जो एज एक्सप्रेशंस है, इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में एज को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये ब्लैंक्स जो है वहां पर हमको करेक्ट एज एक्सप्रेशन फिल करना है। ठीक है, और क्या एज है वो ब्रैकेट में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माइकल जैक्सन वॉज डैश व्हेन ही फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ये देखिए कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट में एज है बतानी है हमको इसमें, तो इसमें क्या होगा? माइकल जैक्सन वॉज 10, और इसके आगे आप ब्रैकेट में ईयर्स ओल्ड भी लिख सकते हैं। माइकल जैक्सन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट में ईयर्स ओल्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, सो यू कैन ऑल्सो राइट ईयर्स ओल्ड हियर इन ब्रैकेट। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, चिल्ड्रन बिलो डैश कैन नॉट ज्वाइन द टीम। चिल्ड्रन जो इतने साल से उम्र के कम बच्चे कैन नॉट ज्वाइन द टीम, वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। और इसमें हमको कितनी ईयर्स मेंशन करना है? 10 ईयर्स। सो चिल्ड्रन बिलो 10 कैन नॉट ज्वाइन द टीम। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स कैन नॉट ज्वाइन द टीम। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। उसके बाद द प्रिंस, थर्ड सेंटेंस, द प्रिंस वेंट टू लिव विद हिज अंकल। द प्रिंस वेंट, यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म की पास्ट फॉर्म है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है, सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ अ पास्ट टेंस। द प्रिंस वेंट टू लिव विद हिज अंकल। प्रिंस गया, राजकुमार गया उसके अंकल के साथ रहने के लिए। प्रिंस या किसी बॉय का नेम भी हो सकता है। ओके, सो प्रिंस वेंट टू लिव विद हिज अंकल एट द एज ऑफ 5। यहाँ पर हमको 5 ईयर्स मेंशन करना है, एज लेनी, और एक्सप्रेशन क्या बनेगा उसका? एट द एज ऑफ 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई विल बी, नेक्स्ट ईयर में कितने साल का हो जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 ईयर्स मेंशन करना है, तो नेक्स्ट ईयर आई विल बी 12 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिफ्थ है, देयर एल्डर डॉटर इज, उनकी बड़ी बेटी है कितनी? 17, एंड देयर यंगर डॉटर इज 13। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में पहले 17 दिया है और बाद में 13 दिया है, तो हम पहले 17 लिखेंगे और बाद में 13 लिखेंगे। ठीक है, तो देयर एल्डर डॉटर इज 17 एंड देयर यंगर डॉटर इज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आप ईयर्स ओल्ड भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी हम इनकी एज को बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने वर्ड मीनिंग, एमसीक्यू एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड इस ग्रामर वर्कशॉप को आज कराया। तो आपको वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये आपको आपकी इंग्लिश 1 की फेयर कॉपी में इसको लिखना है। ठीक है, फॉर्मेट आपको सबको मालूम है, उस फॉर्मेट को फॉलो करके ही आपको आपकी फेयर कॉपी में ये वर्क करना है। और MCQ and grammar workshop, these 2 exercises you have to do in your book. Okay, so do the work on time and submit me your work on time also. Okay, next exercise we will do in next class. That's all for today. Thank you all of you and take care.